तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पहली बार 1931 में 1931 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी। ठीक है। फिर इसके बाद इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल्स 1937 में आया। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, ये बिल जो है 1937 में आया। इसके बाद देखोगे 10 अप्रैल 1940 यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया ऑफिशियली, और 1955 में, और उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुए काफी सारे। ठीक है। एक्ट में 5 चैप्टर हैं, 5, जिनमें फोर्थ ए के अंदर जो हमारी आयुष की मेडिसिन हैं उनके बारे में बात है। चैप्टर फोर्थ ए, ये याद रखोगे। ड्रग कॉस्मेटिक्स में डिफरेंस कि ड्रग वो है जो इंटरनली यूज की जाए या एक्सटर्नली यूज की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमारी डिजीज को ठीक करने का काम करे, तो उन सब के लिए इन जनरल ड्रग शब्द इस्तेमाल हुआ है। कॉस्मेटिक्स वो है जो सिर्फ सुंदरता बढ़ाने का काम करें या फिर सिर्फ क्लीनिंग का काम करते हो, उस तरह का काम जो करते हैं तो वो कॉस्मेटिक्स है। इनको जनरली बॉडी के ऊपर लगाया जाता है। मिस ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं। तो मिस ब्रांडेड क्या है कि अगर ड्रग का लेवल जो है कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर कोई और ड्रग उसको दिखाने की कोशिश की गई है, तो मिस ब्रांडेड है, उसका ब्रांड चेंज करने की कोशिश की गई है, इस तरह समझना है। एडल्ट्रेटेड है, जिसके अंदर कुछ और मिल गया जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो वो ड्रग्स हैं एडल्ट्रेटेड। स्पूरियस ड्रग्स हैं कि आप कोई ड्रग किसी और ड्रग के नाम पर मार्केट में बेच रहे हो। ठीक है। या फिर आप कुछ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो कुछ और नाम से आप मंगा रहे हो, आ रहा है कुछ और, तो वो चीज होती है स्पूरियस ड्रग्स। ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन है? वो व्यक्ति जो दवाएं बनाए या कहीं से दवाएं बनी हुई खरीदता हो, उसमें थोड़ा बहुत फिर बदलाव करता हो या उसकी पैकेजिंग करता हो, बाद में लेबलिंग करता हो, जो भी इस तरह के सारे काम है वो मैन्युफैक्चरर कैटेगरी में आते हैं, तो वो सब कहलाते हैं मैन्युफैक्चरर। अब आ जाओगे शेड्यूल्स टू द एक्ट। फर्स्ट शेड्यूल, इट प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जल्दी से पढ़ते चलेंगे, मतलब काम की एक दो चीजें हैं उन पे मेन फोकस करना है। सेकंड शेड्यूल, इट प्रिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड, complied माफ करें, with by imported drugs and by the drugs manufactured for sale, sold, stored और exhibited। ठीक है। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें वो उन बुक्स की बात है कि भाई किन बुक्स को आधार बना के हम बात कहेंगे, और सेकंड शेड्यूल वो है जिसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए थे, ड्रग मार्केट में बना रहे हो, आप बेच रहे हो या स्टोर कर रहे हो, उसके संबंध में। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दो शेड्यूल है ये। फिर है शेड्यूल्स टू द रूल्स। अब देखेंगे यहाँ से जरूरी हमारी चीजें शुरू होती हैं। तो शेड्यूल ए, इट प्रिस्क्राइब्स डिफरेंट फॉर्म रिक्वायर्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जो जो फॉर्म्स चाहिए तो वो सब शेड्यूल ए के अंदर आते हैं। फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन टू ग्रांट और इश्यू ऑफ लाइसेंस, सेंडिंग मेमोरेंडम एटसेट्रा। ठीक है। तो शेड्यूल वन आपको याद रखना है फॉर्म्स, सिंपल सी बात। शेड्यूल बी, इट प्रिस्क्राइब्स द फीस टू बी चार्ज। तो शेड्यूल बी के अंदर फीस बताई है, पहले फॉर्म लोगे, फॉर्म की फीस देनी होती है, तो शेड्यूल बी के अंदर फीस है। ठीक है। फॉर टेस्ट और एनालिसिस ऑफ सैंपल्स ड्रग्स बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है। तो वो आपकी जो भी ड्रग्स है, जो सैंपल है, उसको चेक करेंगे, उसकी फीस है शेड्यूल बी के अंदर। शेड्यूल सी, C1, इट प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं ये शेड्यूल सी, अलग से इसको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इसकी जनरल बात नहीं की जाती है, तो फिलहाल आप याद रखोगे बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट हैं वो शेड्यूल सी के अंदर आते हैं। ठीक है, सी और C1 के अंतर्गत। नेक्स्ट है शेड्यूल डी, it prescribes classes of drugs which are exempted from the certain provisions applicable to the import of drugs। ठीक है। तो एग्जाम्पशन जिनमें होता है तो वो शेड्यूल डी में आती है ड्रग्स, है ना, जिनके ऊपर कोई ज्यादा रूल कायदे कानून नहीं होते कि चेक करना, ये सब नहीं होता, तो वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। शेड्यूल डी। शेड्यूल ई, इट प्रिस्क्राइब्स लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि पॉइजनस ड्रग्स जो होती हैं वो किस शेड्यूल में है, ये स्पेशली याद होना चाहिए। मैं कुछ को बताऊंगा आपसे कि ये बिल्कुल याद रखना है। तो एक तो मैंने कहा आपको ये बायोलॉजिकल वाला शेड्यूल सी, इसको याद कर लेना, ये जरूरी है। शेड्यूल सी के अंदर बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, शेड्यूल सी के अंदर। ठीक है। शेड्यूल ई के अंदर यहां पर है पॉइजनस सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस। शेड्यूल E1, इट प्रिस्क्राइब्स लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो हमारी पैथी के अंदर जो है पॉइजनस सब्सटेंसेस वो कहाँ आते हैं? शेड्यूल ई के अंदर आते हैं, E I के अंदर, याद रखना, मतलब E1, माफ करें। आगे चलोगे, शेड्यूल एफ, it prescribes provisions applicable to the blood bank requirement and licensing to process the blood components। आप देख सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं कह रहा जरूरी। F1 है, it prescribes provisions applicable to the production of bacterial as well as viral vaccines, sera and diagnostic antigens। शेड्यूल F2,
prescribes the standards for surgical dressings. F3 prescribes the standards for umbilical tapes. Schedule FF, it prescribes the standards for ophthalmic preparations. Schedule G, it prescribes list of drugs which are required to be taken only under the supervision of a registered medical practitioner. It is labeled with direction Schedule G drug. Caution, it is dangerous to take this preparation except under the supervision of registered medical practitioner. इसको थोड़ा समझ लो। देखो शेड्यूल जी के अंदर क्या है कि वो ड्रग रखनी है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख में ही आपको खानी चाहिए। ठीक है। कुछ ड्रग्स होती हैं बेटा, उनको बोला जाता है ओटीसी, लिख लेना। ओटीसी ड्रग्स, ओटीसी का मतलब ओवर द काउंटर, कि आप गए, आपने जाके मांग ली कि पीसीएम दे दो, फीवर आ रहा है। ठीक है। तो वो होती है ओटीसी ड्रग्स। अब परेशानी क्या है आयुर्वेद में, ये हम क्यों बात करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की? क्योंकि आयुर्वेदिक ड्रग्स इन जनरल इसी तरह ट्रीट की जा रही हैं कि लोग जाते हैं अपने आप जाके खरीद के लाते हैं कि शंख पुष्पी दे दो या कुछ भी जो मांगना है। ठीक है। तो याद रख सकते हो, इसलिए शेड्यूल जी है। तो इसमें ये लिखा होता है स्पेसिफिक, ये ड्रग्स जो है ये मेडिकल सुपरविजन में लेनी है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएंगे शेड्यूल एच। इट प्रिस्क्राइब्स लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन जैसे कोई मेडिसिन मंगाते हो तो वहां कहते हैं कि पेपर आप सेंड कर दो जहां डॉक्टर ने लिखा हो, यानी प्रिस्क्रिप्शन अपना भेज दो। तो ये है प्रिस्क्रिप्शन ओनली। तो जो ओटीसी वाली बात कर रहे हैं वही मान लो, लेकिन शेड्यूल जी में तो स्पेशली लिखा होगा, ये चीज लिखी होती है। ठीक है। कि भाई डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेनी है। लेकिन शेड्यूल एच में क्या है, ये मेनली मेडिकल वाले के लिए है कि आप तभी दोगे अगर आपको डॉक्टर का लिखा हुआ पेपर मिल रहा है। ठीक है। तो शेड्यूल एच, तो it prescribes list of drugs which are to be sold by retail only on the prescription of registered medical practitioner. Schedule H drugs are labeled with direction warning to be sold by retail only on the prescription of registered medical practitioner. तो ये लिखा होगा शेड्यूल एच वाली ड्रग्स के अंदर, तो देख लेना शेड्यूल एच की ड्रग। शेड्यूल आई, it prescribes calculation of proportion of poisonous, अच्छा poisons in certain cases। ठीक है, इतना खास नहीं। शेड्यूल जे, it prescribes a list of ailments of or disease for which drugs may not claim to prevent or cure। ठीक है। तो शेड्यूल जे में कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसे डिजीज हैं उनके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि हम इसको ठीक कर देंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि कैंसर है कई इस तरह के जो ठीक नहीं होते हैं ना, कुछ ठीक हो जाते हैं, हॉटकिन्स लिम्फोमा जैसे अगर बात कर लो, लेकिन अदरवाइज कैंसर जो है ज्यादातर वो ठीक नहीं होते मेडिसिन से, या फिर एड्स है। तो इस तरह की डिजीज जो होती है शेड्यूल जे में आती है, कि आप कोई भी मार्केट में सब्सटेंस नहीं बेचोगे कह के कि हम ठीक कर देंगे इसको। तो इसको याद रख सकते हो क्योंकि आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। शेड्यूल के, it prescribes classes of drugs which are exempted from certain provisions applicable to manufacturing of drug। ठीक है। तो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं तो कुछ ड्रग्स के लिए उनके ऊपर रूल लागू नहीं होते कि आपको फॉलो करने हैं सारी चीजें। तो शेड्यूल के में आती है, नहीं खास है हमारे लिए। शेड्यूल एल, इट प्रिस्क्राइब्स लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। ठीक है। तो शेड्यूल एल में भी कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, तो ये कह रहे हैं कुछ जो रह जाती हैं वो वाली यहाँ रखी गई हैं, तो अगेन इतना खास नहीं है हमारे लिए। शेड्यूल एम आ जाओ, ये बहुत जरूरी है। इट प्रिस्क्राइब्स द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जीएमपी फुल फॉर्म भी पूछता है, जीएमपी जीएलपी गुड क्लिनिकल गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, जीएलपी होती है। तो इन पे पूछता है क्वेश्चन। तो शेड्यूल एम के अंदर इट प्रिस्क्राइब्स द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट इक्विपमेंट एक्सेट्रा फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। तो इसको हम देखेंगे भी आगे कि कितना प्रीमाइसेस होना चाहिए आपका, है ना, और भी चीजें शेड्यूल एम के अंतर्गत है। जीएमपी याद रखना। M1, it prescribes requirement of factory premises, plant, equipment, etc. for manufacturing homeopathic drugs। ठीक है, M1। M2, it prescribes requirement of factory premises, plant, equipment, etc. for manufacturing of cosmetics। ठीक है। M3, it prescribes requirement of factory premises, plant, equipment, etc. for manufacturing of medical devices। तो याद रखना शेड्यूल एम के अंदर सब कुछ है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल बेटा। तो एम में जीएमपी, M1 है होम्योपैथिक के लिए, M2 कह रहे हैं कॉस्मेटिक्स के लिए, और M3 तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए। M3 फॉर मेडिकल डिवाइसेस, याद रखेंगे। शेड्यूल एन, इट प्रिस्क्राइब्स मिनिमम इक्विपमेंट्स टू बी possessed बाय फार्मेसी, नहीं खास हमारे लिए। शेड्यूल ओ, प्रोविजन एप्लीकेबल टू द ब्लैक डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, नहीं जरूरी है। पी, प्रिस्क्राइब्स लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। ठीक है। तो चाहो तो देख सकते हो शेड्यूल पी, है ना, कि लाइफ कितनी है। शेड्यूल P1, इट प्रिस्क्राइब्स द पैक साइज ऑफ ड्रग।
ठीक है, साइज कितना होना चाहिए जो ड्रग आपकी आ रही है। शेड्यूल क्यू, इट प्रिस्क्राइब्स a list of permitted coal tar colors for use in cosmetics and list of permitted colors for use in soaps। शेड्यूल क्यू के अंतर्गत है। शेड्यूल आर, इट प्रिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड्स फॉर condoms made of rubber latex intended for single use। शेड्यूल आर आई, इट प्रिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। सब नहीं खास है हमारे लिए। शेड्यूल एस देखो, इट प्रिस्क्राइब्स स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। एस देख सकते हो कॉस्मेटिक्स के लिए है। शेड्यूल टी, ये देखो ये जरूरी है, इट प्रिस्क्राइब्स रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट एंड हाइजीनिक कंडीशंस फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। याद रखना जो जीएमपी की बात हुई है वो शेड्यूल एम में हुई है। ठीक है, जीएमपी आपसे पूछे शेड्यूल एम आपको लगाना है। शेड्यूल टी, तो ये प्रिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री के लिए, प्लांट इक्विपमेंट, जो कुछ चाहिए आपको आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स के लिए। होम्योपैथी का पीछे पढ़ लिया आपने, तो आयुर्वेद का पूछे तो शेड्यूल टी के अंतर्गत है, शेड्यूल टी। और शेड्यूल एम वो जीएमपी से रिलेटेड है और होम्योपैथी से। शेड्यूल यू, इट प्रिस्क्राइब्स द पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। है ना, क्या क्या चीजें आपको बतानी चाहिए, अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रखनी चाहिए। UI prescribes the particulars to be shown in the manufacturing records of cosmetics। नहीं खास। शेड्यूल V, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। तो ये देख सकते हो पेटेंट से संबंधित शेड्यूल वी है, ये जरूरी है, इसको याद कर सकते हैं। शेड्यूल वी ये पेटेंट से संबंधित है, इतना याद रखो। शेड्यूल डब्ल्यू, इट प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। ठीक है, तो जेनरिक इसमें भी अगर जानना चाहो हल्का सा बता देता हूँ मैं। तो जेनरिक ड्रग्स क्या होती है कि कोई ड्रग आपने बनाई तो 20 साल के लिए जनरली उसका लाइसेंस मिलता है कि उसको आप ही बनाओगे एक्सक्लूसिवली और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, तो तब तक वो आपकी पेटेंटेड होती है। उसके बाद वो आपका पेटेंट जो है ना वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, मतलब ओपन कर देते हैं उसको कि कैसे बनाई, क्या क्या हुआ। तो बाकी जो बाद वाली कंपनियां होती हैं जो उसको बनाना चाहेंगे तो उनके ऊपर वो बर्डन नहीं होता कि R&D करानी है ना, रिसर्च डेवलपमेंट वाला पार्ट जो वो सब नहीं होता, और उसी में सारा पैसा खर्च होता है मेनली। तो उनको तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, गवर्नमेंट पहले ही देती है उनको कि भाई देखो ये पेटेंट आया है, ये ड्रग ऐसे बननी है, तो वो इजीली बना लेते हैं, तो उसको जेनरिक बोलते हैं। तो कोई अगर पूछे क्या जेनरिक में और ब्रांडेड में मतलब एथिकल में इनमें कोई डिफरेंस है, तो रियल में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक ही होनी चाहिए, रूल तो ये कहता है। लेकिन वही है, लोग फॉलो नहीं करते रूल्स, उस वजह से कई बार समस्याएं होती हैं। अदरवाइज एक ही चीज है। ठीक, दूसरा आप लिखना चाहो तो यही मैं एक और चीज बोल देता हूँ आपको। एक सवाल पूछा जाता है कि ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं। ठीक है, ऑर्फन ड्रग्स, तो ऑर्फन ड्रग्स वो होती हैं कि कई सारी ड्रग्स ना ऐसी हैं कि मान लो आप कई बार पढ़ते होगे, अक्सर टीवी में यूट्यूब वगैरह में वीडियोस आते हैं कि कोई बच्चा है उसको इंजेक्शन चाहिए और 5 करोड़ उसकी कॉस्ट है ना। और फिर आपको पता चलता है कि अच्छा इतना महंगा इंजेक्शन है, और आप जब उसके बारे में पढ़ने जाते हो तो मालूम चलता है कि रियल में तो उसको बनाने की कॉस्ट मान लो 20 करोड़ है। ठीक है, लेकिन 5 ही करोड़ लिया जा रहा है, तब भी कम ही लिया जा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, इतनी रेयर है, रेयरेस्ट रेयर कह लो, कि उनके लिए कोई कंपनी दवा नहीं बनाती है। उनको लगता है हम बनाएंगे, खाली उस दवा को बनाने के लिए सब कुछ मेंटेन करना, अब ना पूरा अपनी मशीनें हैं जो भी चीजें हैं, तो वो सब चीजें मेंटेन करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसी ड्रग्स जो होती है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी से कहती है कि भाई आप ये ड्रग, एक ड्रग आप गोद ले लो, ये ऑर्फन ड्रग है, इसको आप गोद ले लो, मतलब इसको आप बनाओ, और उसके बदले में आपको सब्सिडी देंगे। या फिर इस तरह हो जाता है कि मान लो किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो गवर्नमेंट उनको फोर्स करती है कि भाई आप एक ड्रग जो है ऐसी ऑर्फन ड्रग जरूर बनाओगे। तो ऐसा नहीं है कि वो 5 करोड़ ले रहा है उसमें उसको फायदा होता है, फायदा नहीं होता उसको, है ना। लेकिन उसकी मजबूरी है, और गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कि कोई एक ही व्यक्ति है मान लो, अब ये तो नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए कि सिर्फ तुम्हारी जरूरत है तुमको ड्रग नहीं मिलेगी इसलिए। ठीक है ना, तो इस तरह की ड्रग होती है ऑर्फन ड्रग। तो समझ गए होगे कॉन्सेप्ट क्या कहा मैंने, तो इसको समझ लेना है, क्वेश्चन पूछ चुका है 1-2 बार ऑर्फन ड्रग के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो खैर शेड्यूल वी की हम बात कर रहे थे, शेड्यूल वी में हम लोग पेटेंट की बात करते हैं। शेड्यूल डब्ल्यू, तो इसमें कह रहे हैं जेनरिक जो ड्रग्स है उनकी बात है शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर, तो सस्ती होती है जेनरिक इसीलिए। शेड्यूल एक्स, इट प्रिस्क्राइब्स लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग नार्कोटिक ड्रग्स। ये बहुत जरूरी है बेटा, नार्कोटिक्स वाली ड्रग जो होती हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जो नशे वाली चीजें होती हैं, तो वो शेड्यूल एक्स के अंदर आती हैं। सिंपल सी बात है ना, ना नशा करो ना वार करो, वो सुना होगा ना। तो वही है, नशा नहीं करना, क्रॉस लगाना नशे पे, तो नशे की बात जब भी हो तो आपको एक्स से याद रखना है। तो नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, तो ये सब जो है इसी में आ जाती हैं शेड्यूल एक्स के अंदर।
आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, ट्रांसक्विलाइजर्स या इस तरह के ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसेंट, तो वो सब भी इसमें आ जाते हैं। खैर, नेक्स्ट है शेड्यूल वाई। इट प्रिस्क्राइब्स रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। तो शेड्यूल वाई पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, क्लिनिकल ट्रायल्स, ध्यान होगा आपको पिछली पीडीएफ के अंदर शेड्यूल वाई पढ़ाया था हल्का सा मैंने, तो वहां भी ये बात आई थी क्लिनिकल ट्रायल्स की, शेड्यूल वाई के अंदर होता है। नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, इसमें थोड़ा मैटर और है, लेकिन एक बार जो हमने शेड्यूल पढ़े हैं ना, मैं इसकी ब्रीफिंग कर देता हूँ, कौन से जरूरी है हमारे लिए। ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो आप उनको जरूर याद रखोगे जो मैं अब बताऊंगा आपको। देखोगे तो शेड्यूल्स टू द रूल्स, शेड्यूल ए है, तो इसमें फॉर्म्स है, शेड्यूल बी के अंदर अच्छा फीस है, वो सब जरूरी नहीं है हमारे लिए। शेड्यूल सी देखोगे तो बायोलॉजिकल एंड अदर प्रोडक्ट्स जो है वो शेड्यूल सी के अंदर है, सी और C1, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स याद रखना है। शेड्यूल डी चाहो तो याद कर सकते हो, एग्जेम्प्टेड ड्रग्स होती हैं इसके अंदर, शेड्यूल डी के अंदर। शेड्यूल ई, पॉइजनस ड्रग्स होती हैं, शेड्यूल ई में पॉइजनस। और E1 में जो हमारे सिस्टम से रिलेटेड है वो वाली पॉइजनस ड्रग्स, तो ई में भी पॉइजनस है, E1 में भी पॉइजनस है, लेकिन आयुर्वेद सिद्धा यूनानी की। नेक्स्ट आ जाओगे। शेड्यूल एच देखो, शेड्यूल एच, तो इनमें क्या है, ऑन प्रिस्क्रिप्शन। शेड्यूल एच की ड्रग जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेंगी, शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन याद रखना है। शेड्यूल जे, तो ऐसी डिजीज जिनको आप क्लेम नहीं कर सकते ठीक करने का। ठीक है, तो ऐसी डिजीज जिनको क्लेम नहीं कर सकते शेड्यूल जे के अंदर है। नेक्स्ट आ जाओगे, शेड्यूल एम, तो शेड्यूल एम GMP से रिलेटेड है, GMP। शेड्यूल M1, ये होम्योपैथिक ड्रग्स में रिक्वायरमेंट क्या है, फैक्टर प्रीमाइसिस की। M2 के अंदर कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। M3 के अंदर मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपको याद रखना है शेड्यूल एम, क्योंकि आपके यहाँ बात है इसकी अच्छी खासी, तो ध्यान रखना जितने पॉइंट्स यहाँ आए सब जरूरी हैं शेड्यूल एम वाले। तो एम में GMP है, M1 के अंदर हमारा होम्योपैथिक के लिए, M2 में कॉस्मेटिक्स के लिए, M3 में मेडिकल डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट है शेड्यूल टी देखो, तो शेड्यूल टी, तो आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए जो है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, प्लांट इक्विपमेंट एक्सेट्रा, हाइजीन, ये सब कुछ जो है तो शेड्यूल टी में है, आयुर्वेद सिद्धा और यूनानी। जबकि एच यानी होम्योपैथी के लिए वो एम में देखा था हमने, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओगे, शेड्यूल वी, तो पेटेंट से रिलेटेड है, शेड्यूल वी पेटेंट। शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स तो नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, शेड्यूल एक्स। शेड्यूल वाई, क्लिनिकल ट्रायल्स, शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल्स, तो इतना आप याद रखोगे जरूर बेटा। ठीक है, बाकी जो ईयर वगैरह बताया आपको कब कब क्या क्या हुआ तो वो देख लेना, शुरू वाला पार्ट। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ ड्रग्स विच आर प्रोहिबिटेड फॉर इम्पोर्ट इन इंडिया, कौन सी ड्रग्स नहीं इंपोर्ट कर सकते, तो समझ में आना चाहिए कि एडिल्ट्रेट ड्रग क्यों मंगाओगे भाई, है ना। फिर पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन ऑफ विच फॉर्मूला इज नॉट डिस्क्लोज्ड, मैंने कहा ना कि हम क्या करते हैं, हम पेटेंट दे तो रहे हैं लेकिन 20 साल के लिए देते हैं, उसके बाद आप नहीं उसको एक्सटेंड कराते हो, तो उसको फिर हम पब्लिक डोमेन में ओपन कर देते हैं। किसी ने बताया ही नहीं कि हमने कैसे बनाया है ना, तो कोई ऐसे ड्रग नहीं बेच सकता बता के कि मैंने बनाया, मेरा फॉर्मूला है, मैं अपने ही रोगियों को दूंगा, तो वो गलत बात है कह रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप पैसा कमा रहे हो उसको पब्लिक डोमेन में लाके इस तरह से, तो नहीं कर सकते आप ये कि उसको ना ओपन करो। ड्रग इम्पोर्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, है ना, कोई भी ऐसी ड्रग हो जो हमारे एक्ट में नहीं फॉल करते। विच में क्लेम टू क्योर एनी डिजीज ऑफ शेड्यूल जे, तो कुल मिला के जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं अभी शेड्यूल से रिलेटेड, उनको फॉलो नहीं करती कोई ड्रग, तो वो नहीं मंगा सकते हो आप, एक्सपायर्ड हो तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, देखो। ठीक है, विच हैव नॉट क्लेम थेरेप्यूटिक वैल्यूज, विच आर लाइकली टू कॉज रिस्क और इंजरीज टू ह्यूमन बॉडी और एनिमल, ड्रग नॉट इंटेंडेड फॉर इम्पोर्ट, क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स टू बी इम्पोर्टेड, कौन सी इंपोर्ट करा सकते हो, तो विच में भी इम्पोर्टेड अंडर लाइसेंस, है ना, जो लाइसेंस में आपके हो क्या आप मंगा सकते हो। और ड्रग्स विच में भी इम्पोर्टेड विदाउट लाइसेंस, तो दो कैटेगरी है इसकी, कुछ वो जिनमें आपको लाइसेंस चाहिए चाहिए मंगाने के लिए, कुछ ऐसी हैं जिनमें आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, है ना, जैसे मैंने कहा पर्सनल यूज के लिए मंगा रहे हो, उसमें लाइसेंस नहीं चाहिए होता है, वो मंगा सकते हो आप, हम पढ़ेंगे उसको आगे, देखोगे अभी। तो इम्पोर्ट लाइसेंस, conditions of license granted to a person for import of drugs for examination or test or analysis import of drugs for personal use, ये वर्ड ध्यान से देखोगे। कंडीशंस ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस फॉर शेड्यूल सी, शेड्यूल एक्स ड्रग्स, शेड्यूल सी में कौन सी थी बोलो,
अभी देखिए आपने, बताइए। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट। शेड्यूल एक्स में नारकोटिक्स, समझ गए? तो वही दोनों नार्को मेनली मना साइड। कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर पर्सनल यूज कंडीशंस ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस फॉर शेड्यूल सी शेड्यूल एक्स ड्रग्स, इंपोर्ट लाइसेंस इज अ लाइसेंस ग्रांटेड टू अ पर्सन फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स सी सी वन। फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी वन एंड एक्स, द लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड इन फॉर्म 10 एंड 10A रेस्पेक्टिवली। तो आप याद रखो, सी सी वन के लिए 10 और एक्स के लिए 10A, कह रहे हैं ये फॉर्म आपको, इन पे अपना लाइसेंस आपको ग्रांट कराना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द इंपोर्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स, अ लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म 11, ठीक है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में मंगा रहे हो तो कह रहे हैं फॉर्म 11 है वो भरा जाता है। देख लेना, फॉर्म 10 11 नंबर याद रख लो, ना भी चलेगा। कंडीशंस ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड टू अ पर्सन फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन और टेस्ट एनालिसिस, लाइसेंस इन फॉर्म 11 इज ग्रांटेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, the import of which is otherwise prohibited for the purpose of examination, test, or analysis subject to the following conditions. The importer shall use the substance imported for the purpose of examination, test, or analysis in the space specified in license or at any other place authorized by licensing authority. Clear? तो क्या होता है कि मान लो आप साइनाइड मंगा रहे हो, तो इन जनरल तो आपको नहीं मंगाने देंगे, है ना, लेकिन आपको मंगाना है। मान लो आपको इस तरह के व्यक्ति हो, आप रिसर्च से जुड़े हुए हो, आपको चाहिए वो चीज, है ना, तो कह रहे हैं कि आप फॉर्म 11 भरो, स्मॉल अमाउंट में मंगा सकते हो, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा कि जिस पर्पज से आपने मंगाई है वो वही यूज कर रहे हो, है ना। अगर आप लोग सीआईडी वगैरह देखते थे पहले, तो सोनी टीवी पे आता था, उसमें यही होता था सबसे पहले, जैसे कोई सब्सटेंस ऐसा मिलता था ना बॉडी में, तो कहते थे अच्छा देखो किस किस के पास लाइसेंस है ये मंगाने का, तो पहले उनके पास जाते थे। खैर, द लाइसेंसी शेल अलाउ इंस्पेक्टर टू एंटर विद और विदाउट नोटिस एट द प्रीमाइसेस। ये जरूरी नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो आपको बता के आएगा आपके प्रीमाइसेस पे, कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन दी हो या ना दी हो, आपको अलाउ करना पड़ेगा लाइसेंसी को, उस व्यक्ति को, ठीक है। Where substances are kept and also to inspect the premises and investigate manner in which substances are being used and to take sample therefore, ठीक है। तो सैंपल भी लेगा वो उसका, ड्रग इंस्पेक्टर आके सैंपल भी लेगा। द इंस्पेक्टर शैल कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस इंपोर्टेड विद डेट नेम एंड मैन्युफैक्चरर एंड शैल रिपोर्ट द सेम टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है, रिकॉर्ड्स रखेगा अपने, और वो रिकॉर्ड जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बताएगा भी, भाई ये चीज मैंने मंगाई है इस टाइम पे। इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, drugs may be imported for personal use under the following conditions even though the import of which is prohibited under section 10 of the act, ठीक है ना। जनरली वो ड्रग मान लो बना है, ये फिर भी आप मंगा सकते हो अगर पर्सनल यूज के लिए है। इफ द ड्रग शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ पैसेंजर्स बोनाफाइड बैगेज एंड शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ एंड बी इंटेंडेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो जो आपका बैगेज है, मतलब आप कहीं गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने साथ लेके जा रहे हो, और आप पर्सनल यूज में उसको ले रहे हो। जैसे मैं एक इंसिडेंस आपको बताऊंगा, अब से कई साल पहले की बात हो गई। तो क्या था कि दुबई में किसी इंडियन फैमिली ने, शायद साउथ की कोई फैमिली, तमिलनाडु वगैरह से कहीं से, तो उसने क्या किया, उसके हस्बैंड को रिनल स्टोन होगा, तो उसने उसके लिए ट्रेमाडोल भेज दिया वहां पे, ठीक है। तो कोई प्रिस्क्रिप्शन के बिना, है ना, बाकी चीजें भेजी उसके साथ भेज दिया, अब वहां पे चेक हुआ तो ट्रेमाडोल मिला। इन जनरल हम लोग तो इंडिया में तो ये है ना कि हाँ कुछ नहीं होता, हम खा लेते हैं कोई भी पेन किलर, कुछ इस तरह की चीजें। तो ये हुआ था उसके हस्बैंड को वहां पे, कोई शायद 8 10 साल की कुछ सजा हुई। तो उसने फिर, वाइफ ने और क्लेम किया कि अच्छा ये तो कोई बात नहीं होती है, हमने तो पहले भी ये भेजी है, उसने नाम बताया कुछ और ड्रग्स के। तो उसमें फिर ये हुआ, अ, उसकी सजा और बढ़ गई, है ना, उन लोगों ने और उसको उस तरह ट्रीट किया कि अच्छा तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने पहले भी इस तरह की चीजें भेजी हैं। तो कई कंट्रीज के अंदर रूल बड़े अलग होते हैं। तो मेन बात क्या है कि अगर कभी ऐसा होता भी है, तो एटलीस्ट इंडिया में तो कोई अगर बाहर से आ रहा है ना, जैसे आजकल क्या है, आयुष वीजा, है ना, एक मेडिकल वीजा शुरू कर रहे हैं, आयुष वीजा हमने पीछे पढ़ा था नोट्स में, आपने देखा होगा। तो मान लो ऐसा कोई व्यक्ति भी आ रहा है अपनी दवाइयां लेके, आपका पेशेंट है, भविष्य में प्रैक्टिस करते हो, तो उसको बता देना है कि भाई आ रहे हो तो अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आना कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो कि ये ड्रग्स आप ले सकते हो, अगर पहले से कुछ ड्रग्स ले रहे हैं तो वो चीज़ जरूर होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दिक्कतें हैं। अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अब जैसे मैं दुबई की बात की, वहां के रूल और अलग हो सकते हैं कुछ, तो वो पहले पढ़ लेने चाहिए सारे रूल। और जनरली अवॉइड ही करना चाहिए, कहीं जा रहे हो तो कोई ड्रग साथ लेके मत जाओ किसी भी तरह की, हो सकता है उनके यहाँ वो चीज़ बैन हो। क्लियर? वो यहाँ लिखा हुआ है कि आपके बैगेज का हिस्सा है जो आप लेके जा रहे हो ड्रग, और वो आपके पर्सनल यूज के लिए है, ये बात आप प्रूफ कर सको। इफ कस्टम्स अथॉरिटी डायरेक्ट्स एंड डिक्लेयर्स दैट ड्रग इज फॉर पर्सनल यूज, है ना, तो कस्टम वाले तो देखेंगे उसको। इफ द क्वांटिटी ऑफ सिंगल डोज सो इम्पोर्टेड शैल नॉट एक्सीड 100 डोजेज, तो ये मैक्सिमम है आपकी 100 डोजेज। जैसे आयुर्वेद का कोई चूर्ण है, मान लो 3 ग्राम की मात्रा है,
है ना, दिन में 2 बार दे रहे हो, मान लो 6 ग्राम, तो 100 डोज दे सकते हो, सिर्फ 100 मैक्सिमम, उतना ही ला सकते हो। तो यानी कि 600 ग्राम से ज्यादा हुई तो वो रोक लेंगे। क्लियर? तो 100 डोजेज अलाउड है। और ये बहुत जरूरी बात है बेटा, ध्यान से इनको समझ लेना आप लोग। Even if the imported drug is not forming part of passenger bona fide baggage, it may be permitted for its import after getting permission from licensing authority in Form 12। ठीक है, तो कह रहे हैं फॉर्म 12 है, अगर आपके बैगेज में नहीं है वो चीज, ठीक है, तब भी उसको अलाउ कर सकते हैं, मान लो आपने पहले ही वो भेज दी है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन फॉर्म 12, तो फॉर्म 12 है उसके लिए। कंडीशंस ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस फॉर शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एक्स ड्रग्स, तो जिनकी हम मेनली बात कर रहे हैं, जो ज्यादा परेशानी वाली बात है, तो उसके लिए देख लो। The manufacturer shall at all times observe the undertaking given by him or on his behalf in Form 9. The licensee shall allow inspector to inspect the premises. The licensee shall not sell any drug if the licensing authority directs so. The licensee shall recall the batch as early as possible from sale if it does not comply with the prescribed standard। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपसे पहले एक वो अंडरटेकिंग लेते हैं कि भाई मैं ड्रग जो है कहीं बेचूंगा नहीं, या इस तरह जो जो चीजें होंगी, तो आप उन सारे रूल को फॉलो करते हो। प्लस कभी भी आपको चेक किया जा सकता है, कभी भी आपको कहा जा सकता है मार्केट में अगर आपने भेजी है कोई ड्रग, कि उसका सैंपल वापस मंगा लो, है ना। तो एक बैच होता है, कोई ड्रग बनती है तो उसका एक बैच नंबर होता है, तो पूरा बैच के बार रिकॉल कर लेते, वापस बुला लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए। Along with those conditions for Schedule C drugs, the licensee shall maintain the following particulars for Schedule X drugs। तो देख लोगे, एक नजर डाल लेना, ये सारी चीजें भी मेंटेन रखनी है। नेम ऑफ ड्रग, बैच नंबर, कैसे मंगाओगे वापस, नहीं पता तो आपको। नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ओपनिंग स्टॉक, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिसीव्ड इफ एनी, नेम ऑफ परचेजर विद एड्रेस एंड लाइसेंसी नंबर, बैलेंस क्वांटिटी ऑफ ड्रग एट द एंड ऑफ बिजनेस, सिग्नेचर ऑफ पर्सन अंडर हुज सुपरविजन द ड्रग्स हैव बीन सप्लाइड। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कुछ भी रटना नहीं है, आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा हूँ मैं। कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इतना पढ़ने के बाद, कि शेड्यूल सी वाली, एक्स वाली नहीं मंगानी है, मंगानी है तो कुछ बेसिक चीजें हैं आपको मेंटेन रखनी है, वो रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। क्योंकि आपके यहाँ एक और चीज है ऑब्जेक्टिव के बाद, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, मैं सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीजें यहाँ बता रहा हूँ, तो इनको ध्यान से देख लेना। तो ड्यूरेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स, ये याद रखोगे आप। आप जो ड्रग्स मंगा रहे हो, आपका इंपोर्ट लाइसेंस 3 साल के लिए वैलिड रहता है, unless it is suspended or cancelled। कैंसिल हो गया तो बात ही नहीं। प्रोवाइडेड दैट इफ एप्लीकेशन फॉर अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज मेड 3 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एग्जिस्टिंग लाइसेंस, तो आपको 3 महीने पहले कम से कम दोबारा से अप्लाई कर देना होता है, अगर आप चाहते हो अपना लाइसेंस कंटिन्यू रखना। ठीक है, 3 महीने पहले। आगे देखो, ऑफेंस एंड पेनल्टीज क्या क्या है इसके अंदर, नजर एक बार डाल लेना, यहाँ पे सवाल आ जाता है। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी स्पिरियस ड्रग्स, अगर आप इस तरह की ड्रग बना रहे हो, ठीक है, तो 1 से 3 साल की जेल हो सकती है, 5,000 रुपए का फाइन हो सकता है, या फिर 2 से 6 साल की जेल हो सकती है, 10,000 रुपए तक फाइन हो सकता है। ठीक है, या फिर इसके समकक्ष कुछ और सजा दी जा सकती है। एडल्टेटेड ड्रग्स है तो वहां पे 1 साल की जेल है, 2,000 रुपए तक जुर्माना है, या फिर 2 साल तक की जेल और 2,000 रुपए का जुर्माना। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस, ठीक है, जो प्रोविजन है उनको नहीं फॉलो किया जिसने, उसके लिए क्या है, तो 3 मंथ की जेल है, 500 रुपये फाइन है, या 6 महीने की जेल है, 1,000 रुपये फाइन है। तो डबल सजा, डबल हो जाती है, 1 साल 2 साल ऐसा करके, या 3 महीने 6 महीने, या फिर 1 से 3 साल, 2 से 6 साल। ठीक है, किस कैटेगरी में आपको रखा जा रहा है ऑफेंस को देख के आपके। तो स्पीरियस ड्रग्स में तो आप याद रखना 1 से 3 साल, डबल तो खुद ही कर लोगे, 1 से 3 साल या 5,000 तक का जुर्माना। एडल्टेटेड, इसमें 1 साल की जेल या 2,000 तक का जुर्माना। ये छोटा गुनाह है, सिर्फ मिक्सिंग की है थोड़ी बहुत। और यहाँ पे है कि आपने गलती से कोई रूल फॉलो नहीं किया, उसमें और छोटी सजा है, तो कह रहे हैं 3 महीने तक की सजा या 500 रुपये फाइन। तो ये वो है ऑनलाइन जहाँ से हमने ये नोट्स उठाए, तो किसी ने मेहनत की है, देख लो, कोई यादव है, ठीक है, तो उनके नोट्स हैं ये, तो वहां से मैंने प्रिंट आउट, मतलब ये निकाला है आपका जो पीडीएफ है पूरा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो इसको आप देख लोगे, शेड्यूल्स के ऊपर ही सवाल आते हैं, और यही रिपीट हुए हैं कि शेड्यूल एच क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, ये कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। शेड्यूल एम टी, उन पे सवाल आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब तक जो मैन्युफैक्चरर है, सजा है, वो चीजें हैं, उस पर कभी कोई सवाल नहीं आया, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है, कौन जानता है। उसके लिए भी तैयारी करके रखोगे अपने। आगे जाते हैं, अगली पीडीएफ हमारी सीसीआईएम, शेल्फ लाइफ, प्रीमाइसेस रिक्वायर्ड। ठीक है, देखोगे, तो ये जानते ही होगे
इसको आज पढ़ाऊँ या आगे पढ़ाऊँ इसको? ये वाला पहला पेज जो अभी फॉलो मत करना, है ना, इसमें काफी बदलाव हो गए हैं। तो मैं इसको बाद में पढ़ाऊँ, रहने दो, आप इसको आज नहीं पढ़ते। ठीक है, आप मैं आपको आज एक काम करता हूँ, एक पीडीएफ देता हूँ, वीडियो देता हूँ रसशास्त्र की। मैंने आपसे कहा था कि रसशास्त्र में हम लोग शुरू करेंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स में दूंगा, जिनमें महारस, उपरस, साधारण रस सब है आपके सिलेबस के अंदर। मैं एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, बने रहोगे।